हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और आगे एक और वीडियो के साथ। और डे 4 स्टम्प्स एंड इंडिया लीड बाय 154 रन्स। और आज के दिन के बारे में बात करेंगे। आज का दिन स्टार्ट होता है रेन के साथ। और जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि इंडिया की जो रेन वर्सेस इंडिया की जो कहानी है वो बड़े लंबे अरसे से चली आ रही है इंग्लैंड की तरफ से। इंग्लैंड का जो वेदर है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड को ज़्यादा सपोर्ट करता है। इंडिया के अगर हवाले से बात की जाए तो इंडिया के हमेशा अगेंस्ट रहा है। और जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ तो आप सबको पता है बारिश थी, बट वो पासिंग शावर थे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन उसके बाद अच्छा सनी डे रहा और इंडिया के पास जो ट्रेल था वो 27 रन का था। और मैंने आपको अपनी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो ये ट्रेल है वो ज़्यादा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इसमें 1-2 विकेट अगर इंडिया की चली गई तो कहीं ना कहीं इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और वैसा ही हुआ और हमने देखा कि जैसे केएल राहुल आउट हुए उसके बाद रोहित बड़े अच्छे टच में लग रहे थे। और मुझे समझ नहीं आया कि जब आपका गो थ्रू शॉट है और उसके बाद आप एक 6 वहाँ लगा चुके हैं, उसके बाद एक ट्रैप सेट किया गया है, एक एक्स्ट्रा फील्डर मोइन अली को वहाँ पे बाद में जो रूट ने वहाँ पे प्लान करके वहाँ खड़ा किया गया। उसके बाद आपको पता है शॉर्ट पिच बॉल आएगी और आपको खेलना ही पड़ेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये रोहित शर्मा का जो ये सेटअप है, आप एक्चुअली ये शॉट तब खेलते हैं जब आपकी टीम एक अच्छे जगह पे खड़ी हो, जब आपको पता है आपके ऊपर अभी ट्रेल है, उसके बाद आपको अभी पूरे 3 सेशन पड़े हैं और कल का भी पूरा दिन है। मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा को वहाँ पे वो शॉट खेलने की ज़रूरत थी। आई थिंक रोहित शर्मा को डक करके वो बॉल को लीव करना चाहिए था या उसको थोड़ा नीचे खेलना चाहिए था। और वो जो ट्रैप उनके मार्कवुड ने उनके खिलाफ बिछाया और जो रूट ने जो किया और उस पर वो कामयाब हुए। और कहीं ना कहीं केएल राहुल का जल्दी आउट होना और रोहित शर्मा का भी वहाँ गलत शॉट खेलना इंडिया के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। और उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में थंबनेल में लिखा था कि कोहली नीड्स टू स्कोर रन्स और मैंने 100 लिखा था, बट मेरा अंदर से मन था कि अगर वो 50-60 रन भी अगर इंडिया के लिए करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिकॉज मैंने अपनी वीडियो में पहले ही कहा था कि रहाणे, पुजारा एंड कोहली इनको रन करने होंगे। अगर ये रन नहीं करते तो अगर पहले जल्दी विकेट गिर जाती है, अगर ओपनर नहीं चलते हैं, अगर चलते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चलते तो प्लान बी क्या है? इन तीनों के अलावा आपके पास कोई प्लान नहीं है। और अगर ये तीनों भी अगर फ्लॉप होते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया आज ही ये मैच हार जाती। बट विराट कोहली का जो इशू है, मैंने अपनी वीडियो के थंबनेल में डाला, आप लोगों ने देख लिया होगा कि विराट कोहली का जो ऑफ साइड का इशू है वो आज से नहीं है, वो 2014 से है। और मुझे समझ नहीं आता एज अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन अगर आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। मुझे याद है आज भी सचिन तेंदुलकर का एससीजी का मैच जहाँ उन्होंने कवर ड्राइव पे वो बार बार आउट हो रहे थे, तो उन्होंने उस मैच में उन्होंने अपने आप से बात की और कहा कि मैं पूरे मैच में कवर ड्राइव नहीं खेलूँगा और ऑफ में शॉट ही नहीं खेलूँगा। और उन्होंने उसके बाद 200+ रन बनाए और एक भी शॉट उन्होंने ऑफ साइड में नहीं। ये जो कमिटमेंट डेडिकेशन होती है एक अच्छे बड़े प्लेयर की, वो नज़र आती है। अब 2018 का जो टूर था इंडिया इंग्लैंड का, उसमें आपने जो रूट का जो गार्ड था, जो जिस स्टंप पे वो मिडिल स्टंप पे खड़े होते थे, जैसे ही पैर बाहर लेते थे जो बॉल अंदर आती थी तो इम्पैक्ट जो था वो ऑफ स्टंप होता था और अंपायर वहाँ पे बहुत बार वो LBW है। इस बार जो उन्होंने अपना चेंज किया, उन्होंने वो जो अपना गार्ड है वो लास्ट स्टंप पे रख दिया और उसके बाद से जितनी बॉल भी इनसाइड आ रही है वो बाहर इम्पैक्ट हो रहा है और वो जिससे कि वो अंपायर उनको नॉट आउट दिए जा रहे हैं। और इतने ही DRS सिराज के ख़राब हुए। बड़ा प्लेयर वही होता है जो गलतियों से सीखता है, सुधारता है अपने आप को। मुझे लगता है विराट कोहली का अब टाइम आ गया कि उनको भी अब अपने आप से बात करनी होगी, अब प्रैक्टिस करनी होगी कि जो ऑफ साइड की जो माना आपका वो ब्रेड बटर शॉट है कवर ड्राइव, लेकिन आपको कंडीशंस भी देखनी होंगी। एक तो लेफ्टी बॉलर, उनका एंगल ऑलरेडी बाहर होता है, उसके बाद आप 6-7 विकेट पे जाके अगर आप शॉट खेलने जा रहे हैं और आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस है ऑटोमेटिकली वो एज जाएगा। और मुझे लगता है विराट कोहली को इस मैच के बाद से 3 आने वाले मैचों में अपने आप से बात करनी होगी और अपने शॉट को थोड़ा सा संभाल के खेलना होगा। बिकॉज अगर वो ऐसे ही खेलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि वो इस सीरीज़ में भी रन कर पाएंगे और वो जो उनका बैड फॉर्म है वो कंटिन्यू रहेगा। सो विराट कोहली को अब थोड़ा सा समझना होगा, बिकॉज एज अ कैप्टन उनके रन करने इंडियन टीम को अगर ये सीरीज़ जीतनी है। बिकॉज ये सीरीज़ की बात नहीं है, ये WTC की बात है। अगर आप 5-5 मैच की सीरीज़ में अगर आप रन ही नहीं करेंगे और आप मैच हार जाएंगे, अभी तक तो अच्छी बात है, पहला मैच ड्रॉ हुआ, अभी भी कंडीशंस इंडिया की बहुत अच्छी नहीं है। मैं कहूँगा 70% इंग्लैंड और 30% इंडिया।
वो भी मैं इसलिए कि अभी 154 रन की लीड है। अगर अभी पंत खड़े हैं और अभी 4 विकेट अभी हाथ में है, अगर ये भी अगर यहाँ से 50-60 रन जोड़ते हैं तो आई थिंक कहीं ना कहीं, और पहला सेशन है अगर ये खेलने में 20-25 ओवर भी खेल जाते तो फिर कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर होगा। वेदर देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर कल इंडिया को ये मैच जीतना है तो कम से कम क्लाउडी वेदर इंडिया के फेवर में आना चाहिए। अगर क्लाउडी वेदर नहीं होता और ऐसे ही सनी डे होता है तो मुझे लगता है इंडिया ये मैच बचाने में बड़ा मुश्किल होगा। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कमी खल रही है वो है अश्विन की। मैंने पहले भी कहा था कि अश्विन को सिराज की जगह शार्दुल ठाकुर की जगह खिलाना चाहिए था, बट कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा को खिला के इंडिया ने गलती की और उस गलती का खामियाजा अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अश्विन ईशांत से ज़्यादा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं और अब आपको मोइन अली और जो रूट की जो बॉल टर्न होना स्टार्ट हुई है, जो पिच से जो उनको मदद मिलना स्टार्ट हुई है, अगर कल चौथी इनिंग में इंडिया 200 रन का टारगेट भी अगर देता तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अश्विन की कमी अब इंडिया को खलेगी। और मुझे ये भी लगता है कि आने वाले 3 टेस्टों में अश्विन का अब टीम में होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं जडेजा को यहाँ से कितना ग्रिप मिलता है, कितना टर्न मिलता है। आज अनलकी रहे, बड़ी ड्रीम बॉल थी मोइन अली की जिस पे वो आउट हुए और अनफॉर्चुनेटली वो बॉल जो सीधी सोच रहे थे अंदर, लेकिन वो जैसे टिप किया और उसके बाद वो जो थोड़ा सा काटा बदला और वो जो ऑफ स्टंप पे लगी, और वो हर ऑफ स्पिनर के लिए एक ड्रीम बॉल होती है। सो ओवरऑल आज का दिन भी मैं कहता हूँ कि 70 से 80% इंग्लैंड के नाम रहा, क्योंकि पहला सेशन भी उन्होंने 3 विकेट लेके अपने नाम किया और लास्ट सेशन भी। मिडल सेशन में मैं बात करूँगा, मैंने ओपनर्स की बात की। मार्क वुड के लिए मैं बोलूँगा कि उन्होंने बुल्सआई को हिट किया, जैसे उन्होंने टॉप ऑर्डर को कोलैप्स, जैसे उन्होंने दोनों टॉप ऑर्डर की विकेट ली ओपनर्स की। उसके बाद पुजारा थोड़े अनलकी रहे बिकॉज वो जहाँ से बॉल उन्होंने डाला था उसके बाद जो उन्होंने बॉल ने जो ग्रिप लिया है, जो वो बाउंस मिला है, वो ये जो पिच है अब इसने अपना थोड़ा सा जो रूप है वो चेंज कर लिया है। अभी थोड़ा सा बिहेव डिफरेंट कर रही है। आपने देखा होगा स्पिनर्स को भी मदद मिल रही है, कुछ बॉलें नीची रह रही है, कुछ एकदम से बाउंस ले रही हैं, जो कि बैट्समैन के लिए ईजी नहीं है। पुजारा जिस बॉल पे आउट हुए, वर्ल्ड में कोई भी बैट्समैन होता वो भी आउट होता, तो मैं पुजारा की यहाँ गलती नहीं मानता। लेकिन सेकंड सेशन में जो पुजारा और रहाणे ने जो ग्रिट शो किया है, जो मतलब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अगर वो दोनों वो सेशन चाहे कम रन बने, लेकिन वो सेशन जो उन्होंने गुजारा और विकेट लेस गए, कहीं ना कहीं उससे इंडिया अभी उस पोजीशन में है कि फाइटिंग टोटल की तरफ अगर इंडिया और बढ़ सकता है। तो अभी यहाँ से भी अगर मौसम थोड़ा साथ देता है, अगर इंडियन पिच अगर मदद करती है, अगर ऐसी अनइवन बाउंस रहा तो कहीं ना कहीं इंडिया भी अभी भी खेल में बना रहेगा। सो पुजारा और रहाणे दोनों फॉर्म में आ गए हैं, और पुजारा का तो मैं फिर भी कम कहूँगा, लेकिन रहाणे मुझे बड़े अच्छी फॉर्म में लगे। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब लगी कि हमारे इंडियन स्पिन जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा सा स्पिनिंग जो बॉलर स्पिनिंग ट्रैक जो होते हैं या स्पिन बॉलर होते हैं उनको खेलने में आजकल बड़ा काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। कुछ साल से मैं ये चीज़ नोटिस करता हुआ आ रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो बैट्समैन होते थे वो हमेशा स्पिन के लिए बहुत अच्छे बैट्समैन माने जाते थे, और मोइन अली तो एक ऐसे बॉलर है जो हमेशा इंडिया को तंग करते हैं। जिस बॉल पे रहाणे आउट हुआ, आई थिंक वो बॉल आउट होने वाली नहीं थी। इससे शो होता है कि कहीं ना कहीं बॉलर्स के लिए हेल्प होनी स्टार्ट हो गई है। अगर ये पिच ऐसी रहती है, थोड़ा सा क्लाउडी वेदर होता है, थोड़ी बारिश आके मॉइस्चर अगर आता है पिच में, तो कहीं ना कहीं इंडियन बॉलर्स भी अपना जलवा बिखेर सकते हैं। अगेन सिराज मेरे लिए बहुत गो थ्रू बॉलर होंगे, और इसके अलावा कोहली को के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, अब उनको देखना होगा अपने बारे में। पुजारा और रहाणे की मैं पार्टनरशिप की बात कर चुका हूँ। ये पहली पार्टनरशिप है लॉर्ड्स में 100+ की जो उनके बीच हुई, और उस पार्टनरशिप का जो बेनिफिट है वो अब आपको पता है कि इंडियन टीम को मिलेगा। आज का दिन ख़त्म होने पे 154 रन की लीड है। अभी यहाँ पे 14 रन पे ऋषभ पंत और 4 रन पे ईशांत शर्मा। अगर ईशांत शर्मा एक एंड रोकते हैं और ऋषभ पंत अपने रन खेलते हैं, लेकिन ऋषभ पंत को देखना होगा कोई भी शॉट वो हवा में ना खेले, कोई भी लॉफ्टेड शॉट ना खेले, बिकॉज अगर अभी स्टार्टिंग में आके लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं कहीं ना कहीं वो आउट हो गए तो इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इंडिया को कल कुछ भी करके पूरा पहला सेशन खेलना होगा, और इंग्लैंड को आखिरी का 2 सेशन अगर बैटिंग करने को मिलती है तो मुझे नहीं लगता क्योंकि अगर इंडिया पहला सेशन पूरा खेल गया और पंत आगे टिके रहे तो कहीं ना कहीं 200-250 रन की इंडिया के पास लीड होगी, और 2 सेशन में 200-250 रन करना, अगर इंडिया 1-2 विकेट ऊपर से ले लेती तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड भी प्रेशर में होगा। और थोड़ा सा वेदर का अगर इसमें तड़का लग जाए तो क्या कहने, और इंडिया की वाह हो जाएगी। इसके अलावा आज का दिन अगेन मैं कहता हूँ 70% इंग्लैंड और 30% इंडिया को अभी आप रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन अभी हालत अभी उस
स्टेज पे नहीं पहुँची कि हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ इंडिया मैच बचा सकता है। इंडिया को मैच बचाना होगा, पहले मैच बचाएं, उसकी तरफ जाएं, उसके बाद जीतने की सोचें। इसके अलावा एक मैच और वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान, और आपने जाते ही देखा कि एक समय लग रहा था कि बाबर आजम बड़े अच्छे। यही होता है जब आप डे एंड के बाद जब नेक्स्ट डे आते हैं तो आपको फिर से आपके पीछे कितने रन होते हैं मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ एक चीज़ करती है कि आपको पहली बॉल से ही दोबारा अपनी फोकस को या अपनी मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि आपको स्टार्टिंग से अपनी बॉलों को छोड़ना शुरू करना पड़ता है, और वो बाबर आजम नहीं कर पाए और बहुत ही जल्दी क्या नाम है पाकिस्तान टीम ऑल आउट होगी और 5 विकेट हॉल लिया है जेडन सील ने। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बॉलर बहुत अच्छा है और रोच के साथ इनकी बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन बन गई है। फिलहाल जो अभी का जो सिनारियो वो है कि वेस्ट इंडीज़ 39 पे 3 13.4 ओवर में और 129 रन और अभी चाहिए वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए। मुझे पर शाहीन शाह अफरीदी ने जो स्पेल किया है पहला स्पेल, वो इतना अच्छा स्पेल किया था और वहीं से मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज़ टीम की कमर तोड़ दी। अगर यहाँ से अगर ये एक और जो स्पेल में अगले स्पेल में आएंगे, अगर वो ऐसे स्पेल करते हैं, हालांकि उनका जो कंसिस्टेंसी है वो बड़ी अच्छी नहीं है, एक स्पेल अच्छा है, अगर वो स्पेल अगर अच्छा करते तो ये मैच पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर वो स्पेल वो अच्छा कर नहीं पाए तो पाकिस्तान ये मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। अब सारा दारोमदार जो भी है दारोमदार है वो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों पर रोस्टन चेज और जर्माइन ब्लैकवुड खेल रहे दोनों 11-11 रन पे, और यहाँ से पता देखना पड़ेगा। अभी इनके पास बैट्समैन हैं, होल्डर हैं, इनके कीपर हैं जोशुआ डिसिल्वा, और अब देखते हैं कि ये लोग कैसा खेलते हैं। अगर जैसे जैसे लीड कम होगी मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में प्रेशर आना स्टार्ट होगा। सो पाकिस्तान को टाइट बॉलिंग करनी होगी, लूज़ रन नहीं देने होंगे अगर इस मैच को जीतना है। और वेस्ट इंडीज़ को अगर ये मैच जीतना है तो उनको बड़ा समय टाइम लेके खेलना होगा और मेरिट बॉल की मेरिट पे शॉट्स खेलने होंगे, बिकॉज कंडीशंस बॉलर्स के फेवर में है। सो ये है आज अभी तक का अपडेट। और आज का जो क्रिकेट का दिन रहा इंडिया और इंग्लैंड का, वो बहुत ही ज़बरदस्त दिन था और बड़ा मज़ा आया देख के। आई होप कल का दिन भी ऐसा ही एक्साइटिंग हो और इंडिया अगर यहाँ से 60 से 70 रन जोड़ता है तो आई थिंक इंडिया इस मैच में बना रहेगा और ये मैच कहीं ना कहीं ड्रॉ हो सकता है। अगर इंडिया कल आते ही जल्दी आउट होता तो फिर ये मैच इंग्लैंड का है और सिर्फ और सिर्फ फिर बारिश ही इंडिया को बचा सकती है, अदरवाइज़ ये मैच इंग्लैंड का है। अगर यहाँ से इंग्लैंड ये मैच जीतता है 1-0 सीरीज में जाता है तो इंडिया के लिए कमबैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो गाइस ये था आज का अपडेट पूरे खेल का। सो मिलते हैं कल मैच से पहले और जो भी नई अपडेट्स होंगी क्रिकेट की दुनिया से वो आपके सामने लेके आएंगे। और हाँ, एक जाते जाते मेरे को एक बात याद आ गई, उस पर जरूर बात करना चाहूँगा। टेम्परिंग को लेके, बॉल टेम्परिंग हुई या नहीं हुई, एक क्वेश्चन मार्क है। जिस हिसाब से जो आज का इंसिडेंट हुआ, रोरी बर्न्स ने जैसे बॉल पे शूज़ रखे, अब शूज़ जो होते हैं क्रिकेटर के वो नॉर्मल शूज़ नहीं था, उसमें स्पाइक्स लगे हुए थे, कील होती है, वो शार्प भी होती है। जब वो बॉल पे ऐसे रगड़ रहे थे और उसके बाद इधर उधर पास कर रहे थे, आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भी ब्रीच का ही हिस्सा होना चाहिए। अगर टेम्परिंग में ही आना चाहिए, जैसे सैंड पेपर गेट वाला सीन हुआ था उनमें उन्होंने साफ़ किया। लेकिन अगर आप एक तरफ से अगर आप विकेट ले रहे हैं, लेकिन जहाँ पुजारा और रहाणे की जो वो पार्टनरशिप हुई, वो जो स्टैंड था, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इंग्लैंड बॉलर्स और फील्डर्स बड़ी फ्रस्ट्रेट हुए। और उसके बाद जो उन्होंने हरकत की, मुझे लगता है आईसीसी पे इस पर और मैच रेफरी को इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा और कोई भी जो लीगल एक्शन हो वो लेना चाहिए। आई थिंक ये क्रिकेट में नहीं होना चाहिए, चाहे मजाक हो चाहे ऐसे ही हो। ये ऐसे हरकत अगर आप करेंगे बॉल के साथ तो आई थिंक वो क्रिकेट के लिए अच्छी बात नहीं है और मुझे लगता है आईसीसी और मैच रेफरी इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ये मुझे लगा जाते थे बात करनी चाहिए। सो गाइस ये था आज की अपडेट और सो मिलते हैं कल। तब तक अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। जैसे ही आप बेल का आइकन दबाएंगे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाली मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। सो गाइस मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक ध्यान रखें, ख्याल रखें। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।